रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आज एक यूनिक प्लेस होल्ड कर रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो आ चुका है। तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट शांति निकेतन में। और यहाँ पे अगेन अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूँ तो इट इज़ मेंट एज अबोर्ड ऑफ पीस। सो द पीस एलिमेंट अगर आप यहाँ पे देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन भी देखिए तो नेचर का एलिमेंट हमको देखने को मिलेगा। इसका जर्नी शुरू हुआ था 1901 में। तो ये अगेन हमारा जो 1901 जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे ये लोकेट हुआ था। अगेन इंडिजिनस एडुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया गया था। तो अब हमारा अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमको ये रेफरेंस देना ज़रूरी बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से टैगोर ने फाउंडेशंस रखी थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। शांति निकेतन का एलिमेंट क्या है, कल्चरल डायनेमिक्स क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री है उसने प्रपोज़ किया था कि यूनेस्को में शांति निकेतन को इंक्लूड किया जाए एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। तो यहाँ पे एम्फेसाइज़ किया जाता है जो द आइडिया कि ये कैसे कि एक तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हुआ आया है। तो ये ही पे एक इम्पॉर्टेंट सिंबल ये बन जाता है। अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी या फिर मॉन्यूमेंट्स, टाउन प्लानिंग, लैंडस्केप, सब चीज़ें अगर देखा जाए तो ये कल्चरल एरिया से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हो गया था, मतलब 2010 में ही हमने पहले बोला था। और अगर लेटेस्ट प्रपोजल देखा जाए तो 2020 और 21 में भी दिया गया था। और आज जो है ये इंक्लूड कर लिया गया है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर किया गया है, बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और ये जो लेगेसी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक अबोर्ड ऑफ पीस एंड नॉलेज है। तो शांति निकेतन अगर कहा जाए तो ओरिजिनली हम इसको कहते थे भूबंदंगना, जिसके बाद इसका नई मतलब यहाँ पे जो विलेज था वहाँ पे ये लोकेटेड था। तो वो वहाँ से शांति निकेतन का वर्ड आता है। तो टाउन ऑफ शांति निकेतन जो है वो फाउंड किया गया था बाय देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। एंड अगेन रविंद्रनाथ टैगोर को तो हम जानते ही हैं, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। गीतांजलि उनका हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसकी कविताएं पढ़नी चाहिए, इसमें जो लिखी हुई हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगेन एक मैंने उनकी बुक पढ़ी थी अभी रिसेंटली, गरे बेरे, जिसमें हम लोगों को समझ में आता है कि किस तरीके से विमेन का क्या डायनेमिक्स होता है, फ्रीडम स्ट्रगल से, स्वदेशी मूवमेंट से कैसे उन्होंने नेशनलिज्म पे उनका क्या टेक था, ये सब चीज़ें हमें उस नावल से समझ में आता है। तो टाइम हो तो वो नावल घरे बेरे, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द होम एंड द वर्ल्ड, तो ये ज़रूर पढ़ें। अगर हम बात करें तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की, तो ये फॉलोअर थे ब्रह्मो समाज के। ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट थी जो कि एम्फेसाइज करती थी कि एक भगवान होते हैं, वन सुप्रीम गॉड होता है। एंड देयर इज़ दिस आइडिया ऑफ एडुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्थोडॉक्सी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, हमको एक हर चीज़ में रैशनैलिटी देखनी चाहिए। तो ये सब बातें की गई हैं ब्रह्म समाज में। 1863 में अगर बात करें तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ा मतलब कि लैंड का पीस लिया और वहाँ पे उनको नेम किया गया आज शांति निकेतन, मीनिंग शांति, अगेन अबोर्ड ऑफ पीस। इन्होंने इस्टेब्लिश किया यहाँ पे एक आश्रम, वहाँ पे स्पिरिचुअल एलिमेंट, स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। वहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि कैसे मतलब कि प्रिंसिपल्स होते हैं ब्रह्म समाज के, नेचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सिंप्लिसिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब चीज़ें वो बताते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक 60 फुट का एक मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाया था, ग्लास स्ट्रक्चर, ब्रह्म प्रेयर्स। तो ब्रह्म समाज में प्रेयर्स को करने के लिए वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर भी लोकेटेड है। तो दैट इज़ देयर। यहाँ पे अगेन द आइडिया इज़ कि ये जो आइडिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है, जो नेचर का एलिमेंट हमेशा से अपने सिम्बोलिज्म्स में रखते हैं, हमेशा अपना मतलब द डाउन टू अर्थ एलिमेंट दैट ही हैज़ ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन। क्योंकि देखिए वो एक फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब कि रिच फैमिली से आ रहे थे, तो पर फिर भी अगर देखा जाए तो उन्होंने किस तरीके से मतलब कि लोकेलिटीज़ में क्या प्रॉब्लम होती है वो सब के बारे में भी बात किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती को बनाया। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि एक्सपैंड की गई, मतलब उसमें काफ़ी डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते हैं, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज़। और इसको हम बाद में कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस।
ये 1951 में ये स्टेटस मिला इस यूनिवर्सिटी को। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने अगर इन काफ़ी और भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए शांति निकेतन के अंदर, जैसे कि कला भवन, द स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड द संगीत भवन, अ म्यूज़िक स्कूल। तो शांति निकेतन एक तरह से कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ का हब बन चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का भी हमें सिम्बोलिज्म्स मिलते हैं, तो दैट एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो देयर। नाउ हम लोग एक क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि व्हाई इज इट दैट रविंद्रनाथ टैगोर हैड टू स्टैब्लिश शांति निकेतन, और व्हाट वेंट इन हिज माइंड कि उन्होंने ये सोचा कि हाँ भैया शांति निकेतन को स्टैब्लिश करना है। तो उनका एक विजन था जो ये था कि हमें किसी भी जो बैरियर्स होते हैं, रीजनल बैरियर्स होते हैं या रिलीजियस बैरियर्स होते हैं, अब जैसे कम्युनलिज्म सोसाइटी में बहुत बढ़ रहा था 1901 के आसपास आप देखिए, तो इन सब चीज़ों को ट्रांसेंड करते हुए हम कैसे आगे बढ़ें। तो ये इन सब चीज़ों की तो एक एंशियंट गुरुकुल सिस्टम, जो गुरुकुल प्रथा है, उसको ही हम लोगों ने देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर उसको वॉइस देते हैं। तो शांति निकेतन को वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे एक गुरुकुल की तरह की एक परंपरा एस्पेक्ट होगा जो वो हम देखेंगे, तो उस तरह से उन्होंने बनाया। अगर हम देखें तो किस तरह से फेजेस ऑफ डेवलपमेंट रहे हैं, तो 1895 से अगर हम देखें तो यहाँ का इनका कंस्ट्रक्शन जो है शांति निकेतन का शुरू हो गया था। तो इस तरह से वो चलता रहता है। रविंद्रनाथ टैगोर फिर 1901 से 1941 तक देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो स्टैब्लिश करते हैं शांति निकेतन कि हाँ हम यूनिटी, मतलब जितने भी कल्चर्स हैं उसमें यूनिटी एक तरह से हम प्रमोट करेंगे। विश्व भारती को वो फाउंड करते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। फिलॉसफी, कल्चर, सब की बात होती है। सो दीज आर द आइडियाज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी को भी वो यहाँ पे काफ़ी वॉइस देते हैं। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर का हमेशा से कहना था कि जो भी बेस्ट एलिमेंट्स है ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम के प्लस वेस्ट के जो वेस्टर्नाइज्ड थॉट प्रोसेस है उसमें से जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको मिक्स करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने बात की है। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो शांति निकेतन जो है इसका जो विजन है ये बहुत दुनिया में हर लोगों तक पहुंचा है। तो यहाँ पे जिस तरह से कला भवन, संगीत भवन या हिंदुवी कल्चर्स को प्रमोट करना, वेस्टर्न कल्चर्स को प्रमोट करना, ये सब हमको देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर अगेन इनका जो टैलेंट है ये पोइट्री, प्रोज, म्यूज़िक कंपोजिशन, पेंटिंग, मतलब ही वॉज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। बिकॉज क्या होता है कि अगर देखा जाए तो इनकी फैमिली में सारे लोग, अब जैसे हम लोगों को पता है स्वदेशी मूवमेंट में जो भारत माता का जो इमेज है, तो अगेन पेंटिंग का जो एस्पेक्ट है वो इनके भाई रविंद्रनाथ टैगोर लेके आए। तो ये सब तरीके से देखा जाए तो इनकी फैमिली ही ब्लेस्ड फैमिली थी, क्योंकि कल्चर का एलिमेंट और इस तरह का नॉलेज एलिमेंट, इंटेलेक्ट एलिमेंट हमको बहुत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को काफ़ी टाइटल्स भी दिए गए हैं, जैसे गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, इस तरीके के, या भानु सिंह ठाकुर, इस तरीके के टाइटल्स रविंद्रनाथ टैगोर को दिए गए हैं। इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस लिटरेचर और आर्ट में बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो टैगोर जो हैं वो एक तरीके के नॉन यूरोपियन लॉरेट बनते हैं, और इनको क्या कहते हैं नोबेल प्राइज़ मिलता है 1913 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक मास्टरपीस उनकी देखने को मिलती है दुनिया को, वो है गीतांजलि, जैसे कि मैं रेफरेंस दे चुकी हूँ। नेशनल एंथम्स लिखे इन्होंने इंडिया के भी और दूसरी कंट्री, हमारी पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश का भी, तो वो भी है। एजुकेशनल विजन्स अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि भैया एक इनकी खुद की एक एजुकेशनल फ़िलॉसफी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका हमेशा से ये कहना था कि हर चीज़ को, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, लैंडस्केप, सब चीज़ों को करिकुलम में होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म भी साइमल्टेनियसली होते जाना चाहिए। ये जितने भी नैरो आइडियाज़ होते हैं कास्ट सिस्टम के या अनटचेबिलिटी, एनिमल सैक्रिफाइस, इन सब के अगेंस्ट होते। इकोनॉमिक में भी अगर देखा जाए तो 1921 में टैगोर ने एक तरीके से एक आइडिया मतलब कि आगे किया गया था कि इंस्टीट्यूट फॉर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन, तो रूरल एलिमेंट, गाँव को कैसे हम आगे करें, स्मॉल स्केल कॉटेजेस या स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को कैसे आगे बढ़ाएं, इन सब के बारे में भी बात की है। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी हमको देखने को मिलता है। इन्होंने एक मतलब कि सॉइल ऑफ बंगाल, वाटर ऑफ बंगाल करके एक कॉम्पोजिशन लिखा था, जिसको अगेन जो कि एक यूनिफाइंग एंथम बन जाता है बंगाल के लिए। प्लस एक राखी उत्सव, ये दिखाते हैं अंग्रेज़ों को कि कैसे हिंदू और मुस्लिम को कभी अलग नहीं कर सकते, तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते हैं, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो सिम्बॉलिज्म में इन्होंने बहुत काम किया है। ये एक प्रोटेस्ट करते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर जब होता है तो एकदम मतलब इनको समझ, मतलब कि इनका जो समझ है कि भैया कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, जिस तरह जलियांवाला बाग में हमको वॉयलेंस देखने को मिला था। तो 1915 में अगर देखें तो इनको एक नाइटहुड जो अवार्ड किया गया था द ब्रिटिश किंग जॉर्ज 5, उसको
कह दिया था कि भैया मैं आपके नाइटहुड को अब एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। 1919 में इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, जब इन्होंने देखा कि कितना ब्रुटैलिटी हुआ है बाय द ब्रिटिशर्स। इनका अगर विज़न देखें नेशनलिज्म पे, तो नेशनलिज्म जो है इसमें इनका एक यूनिक विज़न है। ये कहते हैं कि जो एक आइडिया है, ये कंसेप्ट है नेशन स्टेट का, वो उनकी आंखों में ये था कि वो एक एम्बॉडीमेंट है वेस्टर्न आइडियाज़ का, जो कि रूटेड है कैपिटलिज्म और मैकेनाइजेशन का, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के समय से ही एक तरह से नेशन स्टेट बना था। तो वो कहते थे कि वो कंसेप्ट वहीं पे रूटेड है। तो इनके हिसाब से क्या था कि ये जो भी मतलब कि अगर हम देखें इंडियन ट्रेडिशन को, तो यहाँ पे हमारा हमेशा से आइडिया रहा है रिलीजियस टॉलरेंस का, या फिर सेल्फ ऑटोनॉमी, प्लूरलिज्म, इस तरीके का आइडिया था। तो इनके बिलीफ सिस्टम ये था कि ट्रू नेशनलिज्म अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भैया हम इस सॉइल में हैं तो हम इस तरह से होना चाहिए, दूसरे सॉइल हमारे लिए अच्छी नहीं। ह्यूमैनिटी एलिमेंट को इन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया कि एक नैरो नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, या जिंगोइस्ट नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन जो है वो इन्होंने ही मतलब लिखा है, एंड इट वाज रिटन एज अ ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश प्रिंस जॉर्ज V ड्यूरिंग द 1911 दिल्ली दरबार होस्टेड बाय लॉर्ड हार्डिंज II। सो इनका अब ये दिस मिसकंसेप्शन हैव समटाइम्स लेड टू द क्वेश्चन अबाउट हिज पैट्रियोटिज्म एंड कमिटमेंट टू इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि लोग कहते हैं कि भैया ये नेशनल एंथम देखो, तो एक तरह से ट्रिब्यूट दिया गया था प्रिंस जॉर्ज V को। इनका जो टेक है नेशनलिज्म का वो भी एक तरह से अपोजिट है जो पॉपुलर बिलीफ्स के। तो अगर हम रियलिटी में देखें तो टैगोर जो थे वो एक पैट्रियट थे, एंड वो चेरिश करते थे इंडिया का जो कल्चर है, फ़िलासफ़ी को। हाँ, इन्होंने जो हायर एजुकेशन है वो ब्रिटेन में लिया, बट अगेन ही रिटर्न होम विदाउट कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़। उनको हमेशा से इंडिया में वापस आना था। इनका नेशनल एंथम में भी देखा जाए तो वो एम्फेसाइज कर रहे हैं सॉवरेनिटी को इंडिया की, कि पीपल ऑफ इंडिया, जन गण मन। तो यहाँ पे अगेन द आइडिया ऑफ पीपल। तो टैगोर की अगर बात करें तो ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ महात्मा गांधी, और इन्होंने ही रेफ़र किया था इनको एज महात्मा। तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है लव फॉर इंडियन सॉइल, पर्टिकुलरली जैसे बंगाल, एंड द आइडिया कि हम लोगों को मतलब देश बनता है कैसे, लोगों से मिलता है। ये नहीं कहते थे नेशनलिज्म एक तरीके का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जहाँ पे सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक तरह से एक साथ आ जाते हैं। कंसिक्वेंटली नेशनलिज्म जो है वो को एग्जिस्ट करना ही चाहिए ह्यूमैनिज्म से। तो ह्यूमैनिज्म पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस था। अब जैसे यूटिलिटेरियन स्कॉलर्स होते हैं, तो टैगोर ने भी डिनाउंस किया इंटरनेशनल वॉरफेयर कि भैया ये वॉरफेयर, ये लड़ाई दंगा क्या है, क्योंकि डिवास्टेटिंग इफेक्ट इनको देखने को मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो 20th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल कर देंगे, पार्टीशन कर दिया था बंगाल को। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भैया अगर हम देखें तो बंगाल का पार्टीशन इट इज़ जस्ट लाइक कम्युनल वायलेंस, क्योंकि कम्युनल लाइंस में हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। तो 1905 में भी अगर देखा जाए तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो हमको पता ही है। और अगेन द आइडिया इज़ कि टैगोर ने हमेशा कहा है कि पेट्रियोटिज्म इज़ गुड, बट अगेन नैरो नेशनलिज्म इज़ नॉट। सो दैट इज़ द फाइन लाइन। सो यहाँ पे ये चीज़ होती है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो गांधी इन रिस्पॉन्स टू टैगोर्स क्रिटिसिज्म एक्नॉलेज दैट द पोएट इनहेबिटेड अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन क्रिएशन, अ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो गांधी जी भी काउंटर करते हैं, बट अगेन ये जितने भी डिफरेंसेस हों, बात यही है कि लोग सुप्रीम होता है, इंसान सुप्रीम होता है, ह्यूमैनिस्टिक एलिमेंट सुप्रीम होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं वो किसी भी एक्सेप्शनल कल्चरल या फिर नेचुरल लोकेशन हो गई, जिसमें कोई यूनिवर्सल वैल्यू हो, या फिर ऐसा कुछ हो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक हो, तो उसको ऐसे डेजिग्नेट करती है बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। यहाँ पे मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशंस आई हैं, रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि कुछ प्लेसेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस होती है, वो अडॉप्ट करता है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इन 1972, और यहाँ पे बात किया जाता है कि हम लोग प्रिजर्व करेंगे नेचुरल और कल्चरल साइट्स को। तो यहाँ पे अगेन 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो अडॉप्ट करती है ग्लोबल स्ट्रैटेजी टू प्रमोट अ बैलेंस्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और जितने भी अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब कैसे साइट्स को चूज़ किया जाता है, तो कोई जैसे अगेन कल्चरल नेचुरल ट्रेजर्स होते हैं, या फिर स्टेट पार्टीज़ जो हैं वो अपनी लिस्ट कहते हैं कि हाँ ये पोटेंशियल लिस्ट हो सकती है, और उसको देती हैं। उस तरह से फिर नॉमिनेशंस वगैरह होते हैं, एंड फाइनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में ये लिस्ट पहुँचती है। आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइज करने का। तो एक्सेप्शनल होनी चाहिए, अनपैरेलल्ड होनी चाहिए, एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, तो उस हिसाब से
करा जाता है। सो दैट्स देयर एंड द बेसिक आइडिया इज़ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है सिम्बॉलिज़म को। तो कोई भी मतलब कल्चरल वैल्यूज़ में सिम्बॉलिज़म में इंपॉर्टेंट हो रहा हो तो उस हिसाब से हम देखते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग बॉडी देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं जो कि 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यहाँ पे फिर चूज़ कौन करता है, तो जनरल असेंबली चूज़ करता है। तो 21 मेंबर होते हैं और ये जो कमेटी है ये एनुअली डिटरमाइन करती है कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाती हैं। क्राइटेरिया क्या है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का, तो वही ये मास्टरपीस होनी चाहिए ह्यूमन क्रिएटिविटी की, जनरेशंस में क्या वैल्यूज़ रही है, इस तरीके से मतलब के रहते हैं। दो एरिया जैसे कोई अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेचुरल ब्यूटी है तो वो भी एलिजिबल होता है, तो इस तरीके से होता है। साइट्स को अगेन टेस्टिफाई करना होगा, अर्थ को जियोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे, तो एक मेजर मतलब एलिमेंट वो प्ले कर रहा हो। वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी है तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो एंड ऑफ द डे द आइडिया कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अगर कोई आता है तो बेनिफिट ये होता है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है, बात की जाती है उसके प्रिजर्वेशन की, अगेन दुनिया को पता लगता है उसके बारे में, और एक तरीके का ह्यूमन टू ह्यूमन सिनेरियो बनता है। सो दैट्स देयर एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर आवर साइट ऑफ शांति निकेतन टू बी नाउ illustrated in World Heritage Site. So that's there. So please like, share and subscribe Sankar Mocham for general awareness. Thank you.